जहां गंगोली में दर्दनाक हादसा हुआ है। कूना गांव के 5 लड़कों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि गांव के 8 बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिनमें से 5 बच्चों की नहाते समय डूब जाने से जान गई। सूचना के बाद राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची और 5 बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है। इन बच्चों की उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। पिथौरागढ़ से दर्दनाक हादसा। और उधर देहरादून में हुई तीरथ कैबिनेट की बैठक के दौरान 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने वात्सल्य योजना को मंजूरी दी, तो इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 3,000 रुपए समेत तमाम दूसरी आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उद्योगों को नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई के लिए 228 करोड़ 99 लाख रुपए पर्यटन व्यवसायियों को दिया जाएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में होम स्टे योजना की अगर अब बात करेंगे तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ऋण लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को 10,000 रुपए प्रति गाइड दिया जाएगा। उत्तराखंड साहूकारी विनिमय नियमावली 2018 को मंजूरी दी गई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल के लिए पुराने गढ़वाल विकास निगम के 8 भवनों को दिया जाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कौशल विकास, विद्या शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा में सहायता और पैतृक संपत्ति की सुरक्षा तथा उत्तराधिकारी एवं विधिक अधिकारी का संरक्षण जो प्रदान किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें उन बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक 3,000 रुपये महीना उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन दिया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना के तहत उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। जो पर्यटन उद्योगों को नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके दृष्टिगत जो पिछले बार भी आपको ध्यान है कि विगत वर्ष हम लोगों ने 37,870 कार्मिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी, और इस वर्ष भी जो है सरकार ने निर्णय लिया है तत्कालीन रूप से 2,500 रुपये प्रति माह की दर से 2 माह के लिए 5,000 रुपया प्रति कार्मिक को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। ये सबसे जिस पर करीबन 25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये 2 माह के लिए। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने 5 बिंदुओं पर प्रदेश को आदेश दिया है। तीसरी लहर के हिसाब से तैयार रहने की जरूरत है, ये कहना है हाई कोर्ट का। केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का ये आदेश है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग की निर्बाध रूप से सप्लाई होती रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा गया कि जिन लोगों की आईडी कार्ड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाए, उनके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों के आशा वर्कर्स की अगर बात करें, होमगार्ड और नर्सों की, तो कमेटी बनाकर घर घर जाकर सर्वे कराया जाए। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन लगाई जाए, उन लोगों को चिन्हित भी किया जाए। तो हाईकोर्ट का यह कहना है उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलती रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कुंजवाल कहते हैं कि टीकाकरण के लिए सरकार ने कोई पुख्ता प्लान नहीं बनाया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने में बिल्कुल असफल रही है। उसने कोई तैयारी नहीं की थी और जिसका परिणाम ये लोगों को भोगना पड़ा है। दूसरा, जो वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, टीकाकरण की बात हो रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई निश्चित प्लान कहीं पर नहीं है और इसमें भी वो फेल साबित हो। और उधर रानीखेत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स अपने बहू की पिटाई करता नजर आ रहा है। राजस्व पुलिस इस वीडियो की अब जांच कर रही है।
रानीखेत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो गौर से देखिए। इसमें एक बुजुर्ग शख्स अपनी बहू की पिटाई करता नजर आ रहा है। घर की एक महिला बुजुर्ग शख्स को रोकने की कोशिश भी करती, मगर वो फिर भी बहू के साथ हाथापाई करने लगता। देखते ही देखते बुजुर्ग अपनी बहू को कई थप्पड़ जड़ देता। इसके बाद ये हाथ केन उठा लेता और फिर उससे भी अपनी बहू के ऊपर कई वार करता। बहू और ससुर के बीच तू मैं चलती रहती है। बहू अपने ससुर की वीडियो बना रही है ताकि उसकी करतूत को जमाने के सामने ला सके। मैंने बर्तन रख दिए। हाँ। इसके बाद ससुर को एक बार फिर से गुस्सा आता और वो अपनी बहू को मारने लगता। राजस्व पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर दिया। एबीपी गंगा की रानीखेत से गोपाल बिस्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर रुड़की से मिल रही है। विजिलेंस टीम ने कलियर में छापा मारा है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए दरगाह प्रबंधक को गिरफ्तार भी किया गया है। सैलरी फिर नौकरी दिलाने के नाम पर ये रुपए मांगे जा रहे थे, रिश्वत मांगी जा रही थी। दरगाह कार्यालय कर्मचारी की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई की है, जिसके बाद 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी। अब बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड की, जिसका फैसला त्रिवेंद्र रावत के समय में लिया गया। एबीपी गंगा ने इस पर एक बार फिर से त्रिवेंद्र रावत का रुख जानने की कोशिश की, तो त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि अगर 4 धाम का विकास चाहिए तो बोर्ड बनना बेहद जरूरी है। थोड़ा बहुत लोगों ने पहले भी विरोध किया था और विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ये बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम है। और जिस तरह से यात्रा में संख्या बढ़ रही है, आप ये देखिए कि कोरोना काल से ठीक पहले 36 लाख लोग यहाँ पर आए। अब सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं, रेल भी वहाँ पहुँच रही है और हवाई कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी हेलीकॉप्टर्स की जो सेवा है उसकी भी काफ़ी डिमांड वहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 साल पहले जो राजस्व हमको मिलता था लगभग 7 करोड़ मिलता था और पिछले साल हमको 24 करोड़ रुपए राजस्व उससे मिला है। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से जो हेली सर्विस की डिमांड बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि यात्रा में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और हम आने वाले समय में भविष्य में ये तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड रहे। और इसलिए हाँ, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसे लगती हैं कि कोई कमियां हैं या कुछ चीज़ इसमें और जोड़ना चाहिए तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इधर बड़ी खबर यह है कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में आई तो देवस्थानम बोर्ड नहीं बनेगा, भंग कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म है, इसी बीच बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 2022 में अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। हमने देवस्थानम बोर्ड के बारे में इन्हीं के कार्यक्रमों में कहा, यदि हम सत्ता में आए तो हम इसे भंग कर देंगे। हम तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों की हत्या नहीं करेंगे, साफ कहा था। हमारा स्टैंड वही है, यदि हमें सत्ता मिल गई तो हम ये बोर्ड भंग कर देंगे। और तीर्थ पुरोहितों का जिस ढंग से अधिकार है और उनका आर्थिकी प्रभावित ना हो, इस सब का हम ख्याल रखें। और उधर टिहरी में करीब 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुली। इस दौरान शराब की दुकानों के बाहर सुबह 8 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई।
दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसके लिए पुलिस चेकिंग में भी लगी रही। पुलिस की तरफ से साफ साफ हिदायत थी, अगर कोई कोविड के निर्देशों का पालन नहीं करता है और इसके खिलाफ पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो हल्द्वानी और टिहरी की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बड़ी चुनौती बाजार खुलते ही हल्द्वानी में लोगों की भीड़ देखिए आप तस्वीरों में नजर आ रही है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो अच्छी खासी चलती नजर आ रही हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता कम से कम नजर तो नहीं आ रहा है। कोविड कर्फ्यू के दौरान मिली छूट के बाद हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भीड़ उमड़ आई। हमारे संवाददाता पंकज की ये खास रिपोर्ट देखिए आप। अनलॉक की प्रक्रिया के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी तमाम श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और आप देखिए हर की पौड़ी का नज़ारा है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। इससे पहले जब कर्फ्यू लगाया गया था मई में और उस अप्रैल में इतनी बड़ी संख्या लोगों की उस वक्त नहीं थी, लेकिन जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ और सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, बाजारों को छूट दी है, मार्केट खोले गए हैं, उसके बाद भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हर की पौड़ी पहुँच रहे हैं। और गंभीर बात यह है कि जितने भी श्रद्धालु आप देख रहे हैं उनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि यहाँ एक भी पुलिसकर्मी या प्रशासन का कर्मचारी मौजूद नहीं है जो लोगों को ये सतर्क करे, ये बताए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो सरकार जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है, उसके साथ साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या भी हर की पौड़ी बढ़ रही है। हालांकि अभी 15 जून तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू जारी है और बाजारों को और उन चीज़ों को छूट दी गई है। उसके बाद अब हर की पौड़ी पर देख रहे हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर त्रिवेंद्र रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पे आए हैं जहां पे कई सारे केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। सर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, 2022 में चुनाव है, आपकी भूमिका को लेकर भी बड़ी चर्चा है, क्या बातचीत हुई है? नहीं, ये लगभग 3 महीने के बाद मेरा आज दिल्ली आगमन हुआ है और ये बिल्कुल एक तरह से शिष्टाचार भेंट इसको कहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी से काफ़ी बातचीत हुई है राज्य के संबंध में और आने वाले समय जो हमारे पास अब जो चैलेंज है कहना चाहिए 2022 का विधानसभा का चुनाव है, सारे विषयों पर उनसे बातचीत हुई है, उनका मार्गदर्शन मैंने लिया है और ये कहना चाहिए कि एक शिष्टाचार के नाते आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है। सर, आपकी भूमिका क्या होगी 2022 के चुनाव में, क्योंकि चर्चा आपको लेकर सबसे ज़्यादा है? देखिए, 2022 में हमको जो 2017 का इतिहास है उसको दोहराना है, यानी कि 2022 में कैसे दोबारा सरकार बन सकती है उसके लिए हम लोगों को काम करना है। उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उत्तराखंड में, जो एक मजबूत संगठन कहा जाता है, तो मजबूत संगठन हमारा, उसको सक्रियता से इस काम में लगाया जाएगा। सर, अगर बात करें तो जब आपको पद से मुक्त किया गया तो हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा था कि ये काफ़ी गलत हो रहा है उत्तराखंड के साथ। अभी उन्होंने परसों बयान दिया है कि अब चाहे कोई भी चेहरा हो जाए, वो कांग्रेस की ही सरकार आने वाली, बीजेपी रिपीट करने वाली नहीं है। और आपका भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत काम कर रहे थे, तीरथ रावत उस तरीके से काम करते हुए नहीं दिख रहे। अब देखिए, वो विपक्ष में हैं तो उनको जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, लेकिन तीरथ रावत जी की जो सरकार है, जिसको लोग TSR 2 भी बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है और जो काम हमने किए हैं और जो काम अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2022 का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में
आएगा। बातचीत करने के लिए तो हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने आज दिल्ली में आकर तमाम सारे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई और आगे आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इधर खबर है कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर 11 जून को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। ऐसे में लोगों की समस्या को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 100 रुपए तक पहुंच गए, जो कभी नहीं थे। तो इसलिए पेट्रोल पंप जहाँ जहाँ कहीं हैं और जो निश्चित होगा वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सांकेतिक हड़ताल सी की जाएगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाइए। कब का है प्लान? ये परसों। जहां फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोप ये है कि त्रिनाथ विश्वास ने 2019 के इस पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजय भी हासिल की, मगर निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत के बाद उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। बाद में पंचायती राज अधिकारी की तहरीर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। पौड़ी में डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम को कई तरीके की खामियां नजर आईं। निरीक्षण के दौरान पोखल, डांडा मंडी समेत कई स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं की जांच की गई, जिसमें कई अस्पतालों में ब्लड टेस्ट नहीं होने और जबकि कई अस्पतालों में स्टाफ की कमी, एम्बुलेंस की कमी, ये सारी बातें निकलकर सामने आई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी कर्मियों को इन कमियों पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड में मॉनसून 20 जून के बाद पहुंचेंगे, मगर यमुना घाटी में अभी से हर दिन बारिश हो रही है, जिसके चलते कई घरों में दरार आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की खेती की बात करें तो खड़ी फसल बर्बादी की कगार पर है। यमुना घाटी में मॉनसून से पहले ही लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है। बड़कोट तहसील के बनाल पट्टी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान मारने लगे हैं, जिससे कई लोगों के खेत खलियान तबाह हो गए। बारिश होने के कारण और अति ओलावृष्टि होने के कारण जो फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे कि हमारी धान की फसलें थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। बनाल के 40 से अधिक गांव को जोड़ने वाली कुड मोटर मार्ग सड़क धंस गई, साथ ही पुल के एक हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से सारा घर में ये पानी घुस गया सर, ऊपर से ये खड़ भी आया, ज़्यादा पानी अंदर भर गए, बच्चे लोग सारे अंदर ही थे। इस रोड से होकर कई गांव के लोगों की आवाजाही होती थी, मगर अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। और बारिश सर बहुत ज़्यादा हुई सर, जिससे घरों में पानी घुस गया सर, और यहाँ पे रोड से बहुत सारी नुकसान हो गया सर, और बहुत गूढ़ क्षति हुई सर, जिससे 40-50 गांव का सर यहाँ से संपर्क टूट गया सर। उधर बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा, तो कई घरों में पानी घुस गया और कई मकानों में दरार आ गई। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।